Welcome back friends in our YouTube channel Unique Life Sciences. Today we will talk about protein. आज हम प्रोटीन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था एमाइनो एसिड्स के बारे में। एमाइनो एसिड्स के बारे में हमने देखा था कि एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक। मतलब बहुत सारे एमाइनो एसिड्स आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लेते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। तो आज हम प्रोटीन की स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोटीन्स के इंट्रोडक्शन के बारे में। प्रोटीन्स आर लॉन्ग चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक लंबी श्रृंखला वाले जैव अणु होते हैं या बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो लंबी श्रृंखला किससे बनी होती है, एमाइनो एसिड से। इसलिए हम इनको क्या बोल सकते हैं, पॉलीमर्स ऑफ एमाइनो एसिड्स। एमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड बाई पेप्टाइड बॉन्ड एंड मेक लॉन्ग चेन दैट्स कॉल्ड प्रोटीन। अब ये जो दो एमाइनो एसिड्स के बीच में बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड मिलने से क्या हम इसको क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड भी बोलते हैं। और जब ये चेन लंबी हो जाती है तो इसी को हम प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। प्रोटीन टर्म वाज गिवन बाय बर्जीलियस। बर्जीलियस नाम के साइंटिस्ट थे 1838 में, जिन्होंने ये प्रोटीन टर्म दिया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। प्रोटीन्स मेनली हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बट सेवरल प्रोटीन्स। कब ज़्यादातर तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चार कंपाउंड ही होते हैं, चार एलिमेंट ही होते हैं। लेकिन कभी कभी इनमें सल्फर और फॉस्फोरस भी पाया जाता है। देयर आर 20 टाइप्स ऑफ एमाइनो एसिड्स इन नेचर विच टेक्स पार्ट इन। यहाँ पर केवल 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। यदि सेल के ड्राई वेट का प्रतिशत देखें तो इसमें 50% क्या होता है, प्रोटीन्स का बना होता है। प्रोटीन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिज्म विच टेक्स पार्ट इन सिंथेसिस ऑफ। ये सबसे इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल होता है जो एंजाइम्स बनाने में न्यूक्लियो प्रोटीन लेके स्टोन प्रोटीन जो डीएनए के साथ जुड़ी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स का भी आधा पार्ट लगभग प्रोटीन का ही बना होता है। हार्मोन्स, मसल्स, ब्लड, स्किन सभी किसके मिली होती है, प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। अब हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करने से पहले हम स्टडी करेंगे इनमें कौन कौन से प्रकार के बॉन्ड्स बनते हैं। सबसे पहले देखेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है, एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा दूसरे वाले एमिनो एसिड्स का एमाइनो ग्रुप मिलकर क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। और इस दौरान क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। दूसरे प्रकार का बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड हमें पता है उच्च विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में जब कोई हाइड्रोजन अणु आ जाता है तो एक से कोवेलेंट द्वारा और दूसरे आयनिक फोर्स के द्वारा ये जुड़ा होता है। तो हमें पता है इसमें एमाइड का हाइड्रोजन और कार्बोनिल का ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन आ गया तो इसके कारण इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। जब दो प्रोटीन की चेन पास पास आ जाती है तो उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट प्रकार का बॉन्ड है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड हमें पता है कुछ एमिनो एसिड्स हाइड्रोफोबिक प्रकार के होते हैं, अर्थात जल विरागी प्रकार के होते हैं। हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड्स क्या करते हैं, हाइड्रोफोबिक एमिनो एसिड जल से हमेशा दूरी बनाए रखते हैं, अर्थात प्रोटीन के अंदर की तरफ धसे होते हैं। और प्रोटीन के अंदर की तरफ धसे होने पर ये एक दूसरे से मिलकर हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन करते हैं और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स कहलाते हैं। इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्ड है डाइसल्फाइड बॉन्ड। डाइसल्फाइड बॉन्ड देखो नाम से ही दिखाई दे रहा है, डाइसल्फाइड। डाई मतलब दो और सल्फाइड मतलब सल्फर के लिए, मतलब दो सल्फर परमाणुओं के बीच में जो बॉन्ड बनता है यह एक प्रकार का कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है, अर्थात सहसंयोजक बंधी होता है। इसलिए इसे हम डाइसल्फाइड बॉन्ड कहते हैं। अब डाइसल्फाइड बॉन्ड कब बनेगा, जब कोई एमाइनो एसिड्स में सल्फर होगा। अब दो ही प्रकार के एमाइनो एसिड्स है, 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स में से केवल दो ही प्रकार के एमाइनो एसिड्स हैं जिनमें सल्फर पाया जाता है। एक तो है सिस्टीन और दूसरा है मेथियोनिन। लेकिन मेथियोनिन कभी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कई बार ये बड़ी एग्जाम, नेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि कौन से प्रकार डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन से एमिनो एसिड्स के बीच में बनता है। तो हमें पता होता है कि मेथियोनिन में भी और सिस्टीन में भी क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है, तो हम दोनों को ऑप्शन को लिख देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, सिर्फ मेथियोनिन में ही मेथियोनिन क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। सिर्फ सिस्टीन एमिनो एसिड क्या करता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड हमें पता है कब बनता है, जब दो अपोजिट चार्ज वाले परमाणु या कंपाउंड जैसे पॉजिटिव एंड निगेटिव
एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं या जक्सटापोज यानी निकट आ जाते हैं तो इनमें आयनिक इंटरेक्शन होता है और इसके द्वारा आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। तो हमें पता है कुछ एमिनो एसिड्स में पॉजिटिव चार्ज होता है, कुछ इनमें नेगेटिव चार्ज होता है। जब ये पास पास आ जाते हैं तो इनमें इंटरेक्शन होता है और इसके द्वारा बनने वाले बॉन्ड्स को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं। इस डायग्राम में हम देख भी सकते हैं सभी प्रकार के बॉन्ड्स को इसमें दिखाया गया है। पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में हम जानते हैं, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड और ये है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये है डाइसल्फाइड इंटरेक्शन और ये है आयनिक बॉन्ड। अब हम स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जिसको हम 1 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसको हम 2 डिग्री स्ट्रक्चर, जो 2 प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड। तीसरा है टर्सरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और लास्ट है टर्सरी स्ट्रक्चर को हम 3 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर को हम 4 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब 1 बाई 1 हम इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होती है? प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होती है। इसमें एमाइनो एसिड की एक लीनियर चेन होती है और लीनियर चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड विच मेड अप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड्स। इसमें अल्फा एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं जो एक लीनियर चेन बनाते हैं, जो कि सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है, सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर होती है। इसके एक सिरे पर एमाइनो ग्रुप होता है और एक सिरे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। जिस सिरे पर एमाइनो ग्रुप होता है उसको हम एन टर्मिनस बोलते हैं और जिस सिरे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसे हम सी टर्मिनस। यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में, ये इसका एन टर्मिनस है और ये इसका सी टर्मिनस है। ओनली पेप्टाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर हमें पता है 2 प्रकार की होती है, अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीड। फर्स्ट देखते हैं अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स का मतलब क्या होता है, स्पाइरल। ये एक स्पाइरल या सर्पिलाकार स्ट्रक्चर होती है। जब प्राइमरी स्ट्रक्चर सर्पिलाकार में बदल जाती है तो उसको हम अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। क्या होता है, जब ये सर्पिलाकार में बदलती है तो एमाइनो एसिड्स पास पास आ जाते हैं और एमाइनो एसिड्स के पास पास आने के कारण इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स का निर्माण हो जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड के निर्माण होने के कारण ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम अल्फा हेलिक्स के नाम से जानते हैं। यह एक टाइटली पैक्ड कोइल्ड पॉलीपेप्टाइड बैकबोन कोर होती है। साइड चेन एक्सटेंड आउटवर्ड्स। इसकी एमाइनो एसिड्स की जो साइड चेन होती है, आर चेन होती है, वो बाहर की तरफ निकली होती है। स्टेबलाइज बाय हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड एमाइड हाइड्रोजन। कार्बोनिल ऑक्सीजन और एमाइड हाइड्रोजन के बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसके कारण यह स्ट्रक्चर स्टेबलाइज रहती है। एमाइनो एसिड्स पर टर्न 3.6। अब इसका जो प्रत्येक टर्न होता है उसमें 3.6 एमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। इसका मतलब यदि किसी अल्फा हेलिक्स चेन में यदि 10 टर्न है तो उसमें कितने एमिनो एसिड्स होंगे, 36 एमिनो एसिड्स होंगे। पिच इज 5.4 एंगस्ट्रोम। जो इनके टर्न की बीच की दूरी है, 2 टर्न के बीच की दूरी, वो कितनी होती है, 5.4 एंगस्ट्रोम। ये अल्फा हेलिक्स प्रकार की प्रोटीन्स नॉर्मली मायोग्लोबिन्स, ट्रोपोनिन आदि में पाई जाती है। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दूसरा टाइप है बीटा प्लीटेड सीट। अब बीटा प्लीटेड सीट क्या होता है, जब दो एमिनो एसिड्स की या पॉलीपेप्टाइड चेन पास पास आकर अरेंज होती है, तो पास पास आकर अरेंज होने से क्या होता है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण क्या होता है, ये एक सीट की भांति अरेंज हो जाती है और इसमें जो प्रत्येक चेन होती है उसको हम बोलते हैं बीटा स्ट्रैंड। इसीलिए इसका नाम बीटा प्लीटेड सीट कहा गया है या इसीलिए इसको बीटा प्लीटेड सीट के नाम से जाना जाता है। ईच बीटा प्लीटेड स्ट्रैंड इज एक्सटेंड। प्रत्येक जो बीटा प्लीटेड सीट, ये बीटा स्ट्रैंड होता है, पूरी तरह से एक्सटेंड होता है। दे आर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन एन एंड एच कार्बोनिल ग्रुप। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा स्टेबलाइज होती है। अब ये बीटा प्लीटेड सीट होती है, वो 2 प्रकार की होती है, एक तो पैरेलल और एक एंटी पैरेलल। पैरेलल में दोनों के सी टर्मिनल एक तरफ होते हैं दोनों चेन के, और एंटी पैरेलल में एक चेन होता है एन टर्मिनल, एक तरफ होता है एन टर्मिनल और दूसरे का सी टर्मिनल, यानी एक तो होता है समानांतर और दूसरा होता है प्रति समानांतर बीटा प्लीटेड सीट। नेक्स्ट है टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसको हम 3 डिग्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं या हम इसको 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी बोल सकते हैं। इट डिनोट्स 3 डायमेंशनल या 3D स्ट्रक्चर ऑफ होल प्रोटीन। ये क्या होता है, जब अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट 3D के रूप में अरेंज हो जाती है, 3D स्ट्रक्चर के रूप में, तो उसको हम टर्सरी स्ट्रक्चर बोलते हैं।
कब बनती है? अकर्स व्हेन सर्टेन अट्रैक्शन बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा स्प्लिटेड सीट। जब अल्फा हेलिक्स और बीटा स्प्लिटेड सीट के बीच में कुछ अट्रैक्शन होते हैं, आकर्षण होते हैं, तो उनके बीच में कुछ बॉन्ड, एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाते हैं, जिसके कारण वो एक 3D स्ट्रक्चर का रूप ले लेती है, जिसी को हम टर्शियरी स्ट्रक्चर होती है। तो इनमें कौन कौन से बॉन्ड बन जाते हैं? मेंटेन बाय हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स, वान डर वाल फोर्स, ये बॉन्ड इसमें बन जाते हैं, जिसके कारण ये एक 3D स्ट्रक्चर बन जाती है। इट इज़ द 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ ईच पॉलीपेप्टाइड चेन। देर आर 2 मेन फॉर्म्स ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर, फाइब्रस और ग्लोबल टाइप्स। तो ये फाइब्रस और ग्लोबल टाइप्स में ये 3D स्ट्रक्चर या टर्शियरी प्रोटीन पाई जाती है। अब नेक्स्ट और लास्ट है क्वार्टररी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इसको हम 4 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब क्वार्टररी स्ट्रक्चर क्या होती है? इसमें ज़्यादा फोल्डिंग नहीं होती है, लास्ट फोल्डिंग होती है वो किस में होती है? टर्शियरी स्ट्रक्चर में। अब इसमें फोल्डिंग ना होने के बजाय क्या होती है? एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक ये जो सब यूनिट होती है वो आपस में आकर अरेंज हो जाती है या जुड़ जाती हैं, इसलिए हम इसको क्वार्टररी या 4 डिग्री स्ट्रक्चर कहते हैं। इसका सबसे साधारण एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है जो आपस में जुड़ी होती है। हीमोग्लोबिन कंटेन्स 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। दी हीम ग्रुप इन ईच सब यूनिट पिक्स अप। अब हीमोग्लोबिन हमें पता है क्या कार्य करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें हीम ग्रुप पाया जाता है। हीम ग्रुप से ऑक्सीजन रिएक्ट करता है और ये ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये थी प्रोटीन के स्ट्रक्चर के चारों टाइप में हमने पढ़ा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टररी स्ट्रक्चर। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स का क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार पर किया जा सकता है, और जिसके लिए एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा, लेकिन हम यहाँ पर इनको ओवरव्यू देख लेते हैं एक बार। तो इसमें क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कंपोजिशन, मतलब इनके संगठन के आधार पर इनको कौन से भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले संगठन के आधार पर प्रोटीन को 3 भाग में बांटा जाता है: सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन एंड डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन यानी साधारण। अब सिंपल का मतलब क्या होता है? इसमें सिर्फ एमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। अब आप बोलोगे कि प्रोटीन में तो एमाइनो एसिड्स ही पाए जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोटीन क्या होती है उनमें एमाइनो एसिड्स के अलावा भी कुछ भाग पाया जाता है, इसलिए लेकिन सिंपल प्रोटीन में सिर्फ एमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। दूसरा प्रकार है कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। अब ये कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होती है, या इनको संयुग्मी प्रोटीन भी बोलते हैं हिंदी में। तो संयुग्मी प्रोटीन या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन में एमाइनो एसिड्स तो पाए जाते ही हैं, लेकिन साथ में एक भाग नॉन प्रोटीनियस भी पाया जाता है, जिसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप भी बोलते हैं। तो वो भाग या तो किसी मेटल का हो सकता है, या किसी अन्य फैट हो सकता है, या कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। तो हम इसको इस प्रकार के प्रोटीन को कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। और लास्ट है डिराइव्ड प्रोटीन यानी व्युत्पन्न प्रोटीन। इस प्रकार की प्रोटीन क्या होती है? जो बड़ी साइज की प्रोटीन होती है उनके डाइजेस्ट होने से इस प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होता है। ये भी अलग अलग टाइप की होती हैं। ये सिंपल प्रकार के प्रोटीन को 2 भागों में बांटा जाता है नॉर्मली: ग्लोबुलर प्रोटीन और स्क्लेरोप्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल्स हैं एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूल्स, ग्लूटेलिन्स, प्रोलिमिन्स, स्टोन एंड ग्लोबिन्स। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से पढ़ेंगे। स्क्लेरोप्रोटीन भी 3 प्रकार के होते हैं: कोलाजन, इलास्टिन और केराटिन प्रोटीन, जो मोस्टली स्ट्रक्चरल प्रोटीन का कार्य करते हैं। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के टाइप्स देखें तो न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, म्यूकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन एंड मेटलोप्रोटीन। डिराइव्ड को 2 भागों में बांटते हैं, तो प्राइमरी डिराइव्ड और सेकेंडरी डिराइव्ड। प्राइमरी डिराइव्ड को देखें तो कोएगुलेट प्रोटीन, प्रोटीन्स एंड मेटा प्रोटीन्स। सेकेंडरी की बात करें तो प्रोटीओजेज, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड्स। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फंक्शन, मतलब कार्य के आधार पर हम प्रोटीन्स को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो कार्य के आधार पर देखें तो प्रोटीन निम्न प्रकार की हो सकती है: एक तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, एंजाइम्स। स्ट्रक्चरल प्रोटीन मतलब जो संरचना में बनाने में योगदान देती है। एंजाइम्स हमें पता है एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को तेज या धीमा करने में योगदान देते हैं, और जीवों में कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम्स के नहीं होती है। तो ज़्यादातर यानी मोस्ट ऑफ एंजाइम्स किसके बने होते हैं? हम डायरेक्टली कह सकते हैं जितने भी एंजाइम होते हैं वो सिर्फ प्रोटीन के बने होते हैं। सिर्फ इसका एक ही अपवाद है, राइबोजाइम। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रोटीन का नहीं होता है, वो किसका होता है? आरएनए का होता है। मोस्ट ऑफ पार्ट किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है, और कुछ हार्मोन्स पूरे ही प्रोटीन के बने होते हैं। रेस्पिरेटरी प्रोटीन्स, श्वसन प्रोटीन्स कौन सा होता है? तो श्वसन में कौन काम आता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर अभी हम देख सके हैं क्वार्टरली स्ट्रक्चर में। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, कुछ प्रोटीन होती है जो ट्रांसपोर्ट का कार्य करती हैं, ब्लड में ट्रांसपोर्ट करती हैं, और कुछ सेल्स के आर पार यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट का
नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट प्रोटीन या कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ये प्रोटीन संकुचन या मूवमेंट का कार्य करती हैं, जैसे साइटोस्केलेटन में ट्यूबुलिन प्रोटीन। नेक्स्ट है स्टोरेज प्रोटीन, जो स्टोरेज का कार्य करती हैं, फूड स्टोरेज का कार्य करती हैं। और लास्ट है टॉक्सिन्स, जो सांपों में जो जहर पाया जाता है वो भी किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। इसका मतलब हम प्रोटीन सांपों के जहर को डाइजेस्ट कर सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम, देखो सांपों का जहर किस प्रकार से कार्य करता है, यदि वो डायरेक्ट ब्लड में जाता है तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन यदि हम उसको डायरेक्ट स्टमक में ले जाते हैं यानी अमाशय में ले जाते हैं तो वो डाइजेस्ट हो सकता है। इसीलिए आप देखते होते हैं कई जो लोग सांप का जहर चूसते हैं उन पर कोई असर नहीं होता है, लेकिन इसमें शर्त है कि वो जहर है वो ब्लड में नहीं मिलना चाहिए, अदरवाइज उसकी डेथ हो सकती है। और कुछ मात्रा तक वो डायरेक्ट भी अब्जॉर्ब हो जाते हैं, इसलिए सांपों का जहर चूसना जरूरी नहीं है। तो इस प्रकार की कोई भी गलती ना करें। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स। अब प्रोटीन्स की प्रॉपर्टीज किस प्रकार की होती हैं, सबसे पहले देखते हैं इनके मोलिकुलर वेट। इनका अणुभार हाई होता है, उच्च अणुभार होता है, इसलिए हम इनको मैक्रो मोलिक्यूल या वृत्त अणु बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो साइटोक्रोम का अणुभार होता है, साइटोक्रोम सी का अणुभार होता है 15,600 डाल्टन। इंसुलिन का अणुभार होता है 47,800 डाल्टन और मायोसिन प्रोटीन का अणुभार होता है 8,50,000 डाल्टन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्म्स कोलाइडी सॉल्यूशन इन वाटर। वाटर में ये कोलाइडी सॉल्यूशन बनाती हैं। प्रोटीन्स आर टेस्टलेस और ओडरलेस। प्रोटीन्स में किसी भी प्रकार का स्वाद और गंध नहीं पाई जाती। कोगुलेशन, कोगुलेशन का मतलब स्कंदन। प्रोटीन्स में स्कंदन की प्रॉपर्टी पाई जाती है यदि इनको एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाएं। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं, जब हम दूध से पनीर का निर्माण करते हैं तो क्या करते हैं, कोई भी एसिड डालते हैं, जैसे नींबू का एसिड डालते हैं सिट्रिक एसिड, तो उसमें क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है, प्रोटीन एक जगह स्कंदित हो जाता है और पनीर का निर्माण हो जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम कोगुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या होता है, जब इसकी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में बदलाव आ जाता है। और टर्सरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बदलाव किस कारण आ सकता है, हाई हीट के कारण, एक्सरे के कारण, यूवी रेज आदि कारणों के से इसकी सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। लास्ट है एम्फोटेरिक नेचर। एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी प्रवृत्ति। इसकी उभयधर्मी प्रकृति किस प्रकार से, यानी ये अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था, एमिनो एसिड्स भी दोनों एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है, ज्यूटराइन। तो इसी प्रकार ये भी एक ज्यूटराइन का निर्माण कर लेते हैं, क्योंकि चेन में एक एमिनो ग्रुप पाया जाता है, वो एमिनो ग्रुप, और एक पाया जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों ही चार्ज एक ही प्रोटीन पर पाए जाते हैं तो वो दोनों एम्फोटेरिक नेचर के जैसे दोनों एम्फोटेरिक नेचर शो करते हैं। अब लास्ट देखते हैं इसके फंक्शंस क्या है प्रोटीन्स के। हमें पता है प्रोटीन्स हमारे शरीर की बहुत ही आवश्यक यानी इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन। किसी भी कोशिका, ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कोशिका का ड्राई वेट का 50% किसका बना होता है, प्रोटीन का बनाता है। तो प्रोटीन के बिना कोशिका नहीं बन सकती, और कोशिका नहीं बन सकती तो किसी भी जीव का निर्माण नहीं हो सकता। तो मेन सेल के स्ट्रक्चर में काम आता है। और भी यदि देखें तो स्ट्रक्चर के अलावा ये शरीर में एंजाइम्स, हमें बताया सभी प्रकार के एंजाइम्स मोस्टली क्या होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। हार्मोन्स, ट्रांसपोर्ट कैरियर, इम्यूनोग्लोबिन्स जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं, सभी क्या होती हैं, प्रोटीन्स की बनी होती है। इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, मसल कॉन्ट्रैक्शन। ऑस्मोटिक प्रेशर बनाती हैं क्योंकि कुछ प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है जो अणुओं का आदान प्रदान करती है। कुछ प्रोटीन क्लॉटिंग करती है ब्लड का, और कुछ प्रोटीन क्या करती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं ड्यूरिंग स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब भूखमरी के दौरान क्या होता है, प्रोटीन्स हमारी, जब हम बहुत दिनों तक खाना नहीं खाते हैं तो क्या होता है, हमारा जब कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाता है, ग्लाइकोजन खत्म हो जाता है, तो हमारी प्रोटीन डाइजेस्ट होने लगती है। मतलब प्रोटीन्स क्या करने लग जाता है, एनर्जी का सप्लाई करने लग जाता है। और हमें क्या होता है, हमारे बॉडी वेट का, जैसे हमारा बॉडी वेट यदि 70 किलोग्राम है तो हमें प्रतिदिन 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारी मसल्स बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। यदि किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी होती है तो इसको 70 ग्राम से अधिक प्रोटीन लेना पड़ता है, इसीलिए वो अपनी मसल्स को बढ़ा पाता है। तो प्रोटीन्स का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो आज हमने पढ़ा प्रोटीन्स के बारे में, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि अभी भी आपका कोई डाउट है प्रोटीन्स टॉपिक से संबंधित तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक फॉर